हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं? गुड इवनिंग, हेलो, हाय। ओके, सो कुछ ही देर में हम हमारे गेस्ट जो कि आज कविता जी पटेल है, तो वील इनवाइट हर एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। केम छो मजामा? मन डाउट बहुत करता है। ओके, आपके जो जो क्वेश्चंस हैं वो हम स्पीकर तक पहुंचाएंगे एंड कॉन्वर्जेशन में जब स्पीकर बात करेंगे उसके लास्ट में हम जो जो आपके भी क्वेश्चंस हैं वो हम लेंगे, राइट? सो वहाँ पे आंसर हो जाएगा एंड काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं हमें एंड देख रहे हैं। कुछ ही टाइम में हम कविता दीदी को ऐड करेंगे। साउंड ठीक है? साउंड बराबर है आपको? मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको? कम ज़्यादा कुछ करना है? इज इट द साउंड ओके? हेलो ज्योति जी, हाउ आर यू? हाय हाय एवरीवन। सो आपका लॉकडाउन पीरियड कैसा जा रहा है? यस आप अपने आप को कुछ प्रोडक्टिविटी चीज़ में इन्वॉल्व करके रखिए, राइट? सो दैट काफ़ी कुछ नया नया सीखिए रोज रोज, तो बहुत यू विल नॉट फील बोर ऑल्सो, आपको बोर्डम भी नहीं लगेगा, राइट? अच्छा रूटीन फॉलो करिए, टाइम पे सोना, बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट। जब भी लॉकडाउन खुलेगा तब आपकी लाइफ आप देखना अच्छे से यू नो पूरी रूटीन में आ जाएगी। सो यस, you should take care of that. Okay, so we'll add Kavita Didi because we have many people now. Kavita Didi, I have sent you a request. Kindly accept. Kavita Didi, can you hear me? जय गुरुदेव यामिनी। जय गुरुदेव दीदी, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, पिक्चर नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है क्या? हाँ, वीडियो नहीं आ रहा है। अभी नहीं दीदी, डोंट नो। आवाज मेरे एकदम क्लियर है, आवाज एकदम क्लियर है। वी आर नॉट एबल टू सी यू। आपका वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो तो मेरी साइड से तो वीडियो ऑन दिख रहा है। दीदी मैं वापस से आपको एक बार वापस से एक बार रिक्वेस्ट भेज दो। ठीक है। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव दीदी, लेट्स बिगिन यू नाउ। ओके, जय गुरुदेव। हाउ आर यू दीदी? एकदम मस्त, आप बताओ। बस एकदम फाइन दीदी। कैसा जा रहा है आपका लॉकडाउन क्वारंटाइन टाइम पीरियड? वैसे तो हमारे सब आर्ट ऑफ लिविंग के लोग हैं, वो तो अपने आप के साथ रहने की आदत है, तो बस साधना है, गुरुदेव के साथ मेडिटेशंस है, कोर्सेज सिखा रहे हैं, योगा सिखा रहे हैं, तो बस ऐसे ही जा रहा है। वाओ, वंडरफुल दीदी। ओके गाइस, तो लेट मी इंट्रोड्यूस दीदी। ऐसे तो हम काफी लोग देख रहे हैं दीदी को, जो सब जानते हैं, बट वी हैव कविता दीदी टुडे फ्रॉम गोधरा। कविता दीदी सीनियर आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी है, हैप्पीनेस प्रोग्राम टीच करते हैं दीदी, मेधा योगा, उत्कर्ष योगा और साथ में प्रज्ञा योगा जो इंट्यूशन प्रोसेस है। इट्स अ वेरी स्पेशल कोर्स इन आर्ट ऑफ लिविंग। तो दीदी काफी इंट्यूशन प्रोसेसेस भी लेते हैं।
एंड दीदी ने पाटीदार समाज में बहुत अच्छे से काम किया है आर्ट ऑफ लिविंग का. शी हैज़ टेकन मैनी कोर्सेज. काफ़ी सालों से दीदी ट्रैवल भी करते आए हैं, तो हम आज काफ़ी दीदी के ट्रैवलिंग के स्टोरीज भी देखेंगे. दीदी ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स लिए हैं, स्वच्छ भारत वाला, स्वच्छ गोधरा का. उन्होंने खुद ने इनिशिएटिव लेके वर्क किया है गोधरा में, स्वच्छ गोधरा प्रोजेक्ट में. एंड दीदी काफ़ी गवर्नमेंट चिल्ड्रन स्पेशल होम्स जो होते हैं, जो डेफ एंड डम बच्चे होते हैं, गूंगे बहरे बच्चे जो होते हैं, उनके पास जाके उनको स्टोरी सुनाना एंड काफ़ी श्लोकास बताना, ये सब कुछ काफ़ी करते हैं दीदी. तो दीदी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता होगा ना, बच्चों का एक्सपीरियंस कितना अच्छा होता होगा. यस, वो तो बच्चों का तो एक्सपीरियंस अच्छा ही होता है, पर एक्चुअली हमारी चेतना के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं. हमारी चेतना जैसे एक्सपांड होती है जब हम किसी और के लिए करते हैं, तो है ना. तो बच्चों के तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा. हाँ, यस. हाँ दीदी, थोड़ा सा कैमरा नीचे की तरफ सेट कर दो, हल्का सा आपके फेस थोड़ा सा नीचे. हाँ दीदी, परफेक्ट वेरी नाइस. परफेक्ट. दीदी ओके. आप बहुत टाइम से आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं, आप काफ़ी ट्रैवलिंग भी करते हो दीदी. तो आपको ये सारी पुरानी स्टोरीज गुरुजी के साथ में एंड वो सब पता याद हुआ होगा, और काफ़ी एक्सपीरियंस भी आपको हुए होंगे. तो दीदी आप आर्ट ऑफ लिविंग में कैसे आए, आपकी जर्नी आर्ट ऑफ लिविंग की कैसे स्टार्ट हुई, और आपको जो ये इतना आप सर्विस करते हैं एफर्टलेसली, और इतना एनर्जी एंथुसियाज्म आप में जो है, और गुरुदेव हमेशा आपको बोलते हैं, हमने तो देखा है कि ना अच्छा कविता है यहाँ पर, तो ना वो आपके नाम से एकदम अच्छे से जानते हैं, तो कितना आप सेवा करते हैं उसका. तो फिर दीदी कैसे ये आपको इंस्पिरेशन कैसे मिला कि आपको सेवा करनी है, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बनना है, और कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? एक्चुअली मैं जब 17 साल की थी तब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था. बहुत छोटी सी एज में मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था. मेरे बड़े पापा और बड़े मम्मी के साथ मैं गई थी कोर्स करने के लिए. और उसके दिन उसी टाइम पे लास्ट डे मेरा बर्थडे था, और बर्थडे इतनी अच्छे से हम आर्ट ऑफ लिविंग में सेलिब्रेट करते हैं. तो मुझे सडनली ऐसा लगा कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ, कि यहाँ पे इतने लोग हैं जो कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी इतना प्यार है सब लोगों के बीच में, इतनी आत्मीयता है. तो वो इतना अच्छा लग रहा था. और फिर धीरे धीरे वहाँ से सेवा शुरू हुई. वहाँ पे कोर्सेज में असिस्ट करना, ये करना, वो होता रहता था साथ में. पर मुझे एक्चुअली टीचर बनने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिससे मैं इंस्पायर हुई कि मुझे अभी तो कुछ भी हो जाए, मुझे आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर बनना है. तो जैसे हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज होते हैं, DSN कोर्स है, एडवांस कोर्स है. तो एडवांस कोर्स पे क्या है, हम साधक बनते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप के साथ जाते हैं. पर DSN कोर्स में क्या है, हम डायनामिक बनते हैं और सेवा वॉरियर बनते हैं. तो DSN कोर्स के अंदर मैंने जब कोर्स किया, फिर ऐसा हुआ कि मुझे सेवा करनी है, कुछ भी हो जाए मुझे सेवा स्टार्ट करनी है. तो फिर मैंने नवचेतना लेना शुरू किया हमारे गोधरा से बहुत ही नजदीक के गांव में. और वो गांव के अंदर लास्ट डे मैंने उन लोगों को बोला था कि आज हमारे कोर्स का लास्ट डे है, आज हमारे गांव में सेलिब्रेशन होगा, और हम सब लोग पूरे गांव को बाहर घर के बाहर रंगोली बनाएंगे. और पता है, उन गांव में हम जैसे ही लास्ट डे एंटर हुए, पूरा गांव पूरा डेकोरेट था. पूरे गांव को इतना अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, और पूरे गांव के बाहर, घर के बाहर रंगोली बनाई हुई थी, और रंगोली में लिखा हुआ था कविता बेन पधारो, कविता बेन पधारो. और वो मेरे लिए इतना अलग ही एक्सपीरियंस था कि मैंने तो सिर्फ एक घंटा दिया है और पूरा गांव मेरा हो गया है. तो पता नहीं ये गुरु की व्यासपीठ का क्या कमाल है, जो गुरु गादी का क्या कमाल है, कि सिर्फ हमारे 1 घंटे के देने से
सब लोग इतने खुश हो गए और इतने, और लास्ट डे फिर मैंने बोला कि आप लोगों को गुरु दक्षिणा बनती है, तो गुरु दक्षिणा में आपको, हमें अपना जो भी व्यसन है, आप दारू पीते हैं, आप गुटखा खाते हैं, आप ये करते हैं, वो सब कुछ आप गुरु को दे दो, आप गुरु जी के फोटो के सामने रख दो। और लास्ट डे सब लोगों ने वो सब कुछ कर दिया और सब लोगों ने अपना जो भी व्यसन था वो छोड़ दिया। तो वो मेरे लिए इतना अद्भुत था और सब लोग मेरे पैर छू रहे, मैं सब तब मैं सिर्फ 18 साल की थी। अब उस टाइम पे लोग पैर छू रहे हैं, लोग कुछ अलग समझ रहे हैं, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, ये कैसे हो गया। तब फिर मुझे लगा कि मेरे सिर्फ 1 घंटा देने से अगर लोग इतने चेंजेस होते हैं उनकी लाइफ में, तो मुझे अब टीचर बनना है और फिर मैं टीचर बन गई फिर। वाह, तो दीदी मतलब ऑफकोर्स आप अपना समय देते हो तो लोग भी उस तरीके से मतलब उसको परसीव करते हैं, उसको लेते हैं कि इतना Yes. समय निकाल के हमारे अच्छे के लिए, इनका कुछ स्वार्थ नहीं है, वो देख के लोगों को भी कितना एक प्रेरणा मिलती है, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो टीचर, जैसे आप लोग भी टीचर है, आप लोगों को भी इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि जब हम व्यासपीठ पे बैठते हैं तब ऐसे लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो गुरु कराते हैं, तो हम वो इंस्ट्रूमेंट बने हैं, वो अद्भुत है इंस्ट्रूमेंट बनने का। और गुरु की कृपा है हम पे कि हम गुरु के इंस्ट्रूमेंट बनने का गुरु ने हमें चांस दिया है। वेरी गुड। मतलब गुरुदेव का भी विजन इतना है, हम भी वो हमारे समझ के भी पार है दीदी के गुरुदेव ने क्या सोचा हुआ है, और उनके तो माइंड में कुछ आता है और वो चीज एकदम होने लग जाती है, और वो किसके थ्रू होना लिखी वो वी डोंट नो। तो अपने थ्रू भी कितने सारे लोग कोर्सेज ऐसे करते हैं, तो समय भी वो है ना दीदी के कब किसका समय आया, तो वो भी है। हम कितने लोगों को पहले से बोलते रहते हैं, फिर भी वो बस जब राइट टाइम होता है, राइट टाइम आता है, तभी वो कोर्स तक पहुंच सकते हैं। सही बात है, सही बात। और एक्चुअली हमारे कुछ पिछले जन्म के कुछ कर्म है, अच्छे कर्म, तभी हमें गुरुदेव मिले हैं। हमने कितनी सारी लाइफ जर्नी पास करते करते इस लाइफ में हमें गुरु मिले हैं, तो वो तो डेफिनेटली है कि हमारे कुछ कर्म है। पर ये बेस्ट है, मुझे ये बात इतनी अच्छी लगती है कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो छोटे बच्चे को अगर हम कहते हैं कि पानी कहाँ से आता है, तो छोटा बच्चा कैसे बोलता है, पानी नल से आता है, पर उसको एक्चुअली पता नहीं है पानी टंकी में है। उसी तरह हम सब लोगों को दिखता है कि कविता दीदी काम कर रहे हैं या कोई XYZ, हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं वो काम कर रहे हैं, वो नॉलेज ज्ञान दे रहे हैं, पर एक्चुअली टंकी कहीं और है, सिर्फ यहाँ से तो सिर्फ पानी निकलता है। फिर बस पर नल का सिर्फ यही सौभाग्य है कि वो नल जो आता है, जिस नल से पानी आता है, वो पानी नल खुद भीगता हो मतलब वो खुद भीगा हो जाता है, भीगता भीगता पानी निकलता है। तो हमें बस यही सौभाग्य है कि हम भी उस ज्ञान के साथ भीग जाते हैं जब वो डिलीवर करते हैं। वेरी गुड, बहुत सही बात है। तो दीदी आप जैसे इतनी जैसे आपको कब ऐसा लगा कि मुझे फुल टाइम देना है आर्ट ऑफ लिविंग में, फुल टाइम सेवा करनी है, और आप ऐसे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के, वॉलंटियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोर्स का सब कुछ मैनेज करना, जाके इंट्रो टॉक्स देना, कोर्स ऑर्गेनाइज करना, जगह देखना, तो आप में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होती थी, तो आप कैसे हैंडल करते थे इस सबको? अभी मैं ऋषि जी को सुन रही थी, ऋषि नित्य प्रज्ञा जी को, तो ऋषि जी ने बहुत सुंदर बात बताई थी, और एक्चुअली ऐसा ही है कि 99% ऑलरेडी सब कुछ सेट है, सब कुछ गुरु ने सब कुछ सेट किया हुआ है, बस 0.1% हमारा एफर्ट होना चाहिए, और बस वही हम 1% एफर्ट लगाते हैं ना, सब कुछ सेट हो जाता है, और सब कुछ अपने आप से, हम जो सोचते नहीं है ना वो काम भी हो जाता है, और ऐसे लगता है ओ ये तो मेरी कैपेसिटी नहीं थी, ये कैसे हो गया, पर ये गुरु की कृपा है और वो सब कुछ सेट किया हुआ है, इसलिए हो जाता है। बिल्कुल। तो दीदी आज का जैसे टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपसे ज्यादा अच्छे से शेयर और कौन कर पाए, तो दीदी कुछ क्वेश्चंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, तो हम कुछ क्वेश्चंस ले दीदी। यस जैसे श्योर। आज अपना टॉपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम ये जानना चाहेंगे दीदी आपके हिसाब से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते
जैसे कि अगर हम देखें तो जहाँ पे अपनापन लगता है ना, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अभी हम लोग हमारे फैमिली की, मम्मी पापा की या हमारे बच्चों की, हमारे जो भी रिलेटिव है उनकी जिम्मेदारी लेते हैं, है ना, या फिर हमारी जॉब या बिजनेस की। क्यों? क्योंकि वो हमें अपना लगता है, बिलोंगिंगनेस है। पर जब भी वो बिलोंगिंगनेस बड़ा होता है तब हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और जब तनाव में से हम जब फ्री हो जाते हैं, जैसे स्ट्रेस से हम बाहर निकल जाते हैं, तब सब लोग हमें अपने लगते हैं। और जब सब लोग हमें अपने लगते हैं ना, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। तो हमारे लिए ये है कि गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया था कि दिस मोमेंट, ये क्षण में आपको जो भी सही लगे और वो आप कर रहे हो, दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज 100%। जैसे कि अभी लॉकडाउन है ना, अभी वैसे अगर हम देखने जाए, अभी लॉकडाउन है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम घर पे बैठे हम खाना बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बस वही है। पर गुरुदेव ने कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया? गुरुदेव ने नेक्स्ट डे लोगों से, मतलब जो भी हमारे मजदूर लोग हैं उनके लिए खाना पहुंचाना। नेक्स्ट डे, जैसे ही मोदी जी ने बताया कि आज से लॉकडाउन है 21 दिन का, उसके दूसरे दिन ही हमारे और से आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से वहां पे खाना देना शुरू हो गया। तो और फिर गुरुदेव क्या कर सकते हैं? तो अमेरिका के लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये क्षण में अभी क्या जरूरत है, वो करना जिम्मेदारी है वेरी गुड। ना। और फिर देखो दीदी, आप अपना टाइम पे कितना देते हो वो भी बहुत मैटर करता है। गुरुदेव को जैसे हम देख रहे हैं 2 टाइम मेडिटेशन कराना, कंटिन्यूस गुरुदेव की मीटिंग कुछ ना कुछ चलती रहती है। तो वो जो मतलब अपन एज आप लोग भी पूरा टाइम बैक टू बैक हैप्पीनेस प्रोग्राम ऑनलाइन आप लोग लेते जा रहे हो, तो डिपेंड किया कितना टीचर और कोई व्यक्ति टाइम भी दे रहा है दीदी समाज के लिए। यस, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कभी भी दी नहीं जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको ये करना है, अभी लॉकडाउन है तो आप इन लोगों को खाना दे आओ, आप इन लोगों को थोड़ा इंस्पायर करो, आप इन लोगों का स्ट्रेस फ्री दूर करो। बस हमें लगता है कि हमें करना है तो हमें करना है, वो दी नहीं जाएगी। कोई वेट नहीं करना है हमें कि कोई आएगा और हमें सब कहेगा, बस हमें स्टार्ट करना है। अच्छा दीदी, जैसे सब बोलते, हमने सुना भी कि आपने पाटीदार समाज के लिए बहुत किया है, तो दीदी वो कैसे स्टार्टिंग क्या किया है आपने, मतलब वो पाटीदार एक्चुअली पाटीदार समाज, मैं बहुत ही, सच में मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। मैं बहुत ही, वैसे अगर हम ग्रेटफुल करने के लिए जाए तो पूरी दिन क्या पूरे साल निकल जाएंगे कि भगवान ने कितना सब कुछ दिया है, गुरु ने कितना दिया है। पहला तो ये है कि हमारे माँ बाप, जो मम्मी पापा इतने अच्छे कर्म हैं कि जिसकी वजह से मुझे आज वो पथ मिला है, और उनकी इतनी सारी ब्लेसिंग्स है जिसकी वजह से मैं बहुत कुछ काम कर पा रही हूँ। और दूसरा है हमारी समाज, जो हमारे पाटीदार समाज है, उनके पास इतनी क्या है, जॉइंट फैमिली है, इतना बिलोंगिंगनेस है। मैं यहाँ से जब बैंगलोर जाती हूँ तो भी लोग, समाज के लोग मिलते हैं, जैसे लगता है हमारे ये, जैसे हम आर्ट ऑफ लिविंग के लोग मिलते हैं। तो समाज में ये था कि बस उसमें, अभी मैंने 2000 में कोर्स किया था, तो आज 20 साल हो गए। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि इतना ज्यादा परमिशन नहीं था लेडीज को, लड़कियों को बाहर जाने के लिए। तो फिर भी मुझे तो कोर्स करना था और मुझे अच्छा काम करना था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे काम करना है। पर मेरी मम्मी सिर्फ ये बोलती थी, अरे तुम जाएगी इतनी छोटी सी एज में तो लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगी, समाज को क्या हम आंसर देंगे। तो फिर मुझे ऐसा लगता था, यार ये समाज समाज समाज, मुझे ना एक दिन गुरुजी को प्रे करना है और गुरुजी को बोलना है कि गुरुजी मुझे इन लोगों को कोर्स कराना है मुझे। पर एक्चुअली मैं डर डर के सेवा करती थी, समाज के लोग देख ना जाए, समाज के लोग ये ना हो जाए, मुझे देख ना ले, मैं ऐसे चुप चुप के सेवा करती थी। पर एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे समाज के भरत अंकल सारसा के हैं, गुजराती, आणंद के पास में, और वो युवक मंडल के प्रमुख थे। और उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि कविता, मैंने कहा हाँ बोलो अंकल। तो बोले कि मैं समाज का प्रमुख हूँ और मुझे ये पता चला है कि तुम इतना अच्छा सा काम करती हो, तो डेफिनेटली तुम्हें समाज में भी ये सब कुछ करना चाहिए। तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट था कि जिससे मैं डरती थी वो लोग ही सामने से मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं।
और फिर तो गुरु की कृपा ऐसी हुई कि सभी जगह पे मैं कोर्स भी सिखाया, सत्संग भी कराया, और बहुत सारी जगह पे इवन गुरुदेव से भी लोग, बहुत से लोग गुरुदेव से भी मिले, तो वो बेस्ट था समाज के लिए और मेरे लिए। वाओ, amazing। और दीदी एक नागरिक, एक सिटीजन होने के नाते हमारी समाज के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यस, ये एक्चुअली मैं हर कोर्स में बोलती हूँ सर। हम लोग है ना, कभी कभी हम बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सिबल फादर है, रिस्पॉन्सिबल मदर है, रिस्पॉन्सिबल सन डॉटर सब कुछ है, पर हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल नागरिक भी है इस देश के, हम जिम्मेदार नागरिक भी है। हमने समाज के लिए क्या किया है? समाज ने हमें सब कुछ दिया है, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, पानी, जल, सब कुछ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इतना सारा प्रेम दिया है प्रकृति ने, पर हमने प्रकृति को क्या दिया है? तो हमारी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी है कि हम समाज के लिए कुछ करें। तो हम छोटी छोटी चीज भी, हम ऐसा नहीं कहते कि हम निकल जाए बाहर, अपना घर बार छोड़ के जिम्मेदारी लेना शुरू करें, नहीं, हमारे पास टाइम है, हम प्लांटेशन कर सकते हैं, हमारे आसपास में लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं कि कचरा रास्ते में नहीं डालना है, कचरा डस्टबिन में डालना है। ऐसी छोटी छोटी चीज भी है, वो समाज के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है, जो हमें नहीं पता। आज मैं 2 पेड़ लगाऊंगी, 10, 12, 15, 50 साल के बाद भी वो ऑक्सीजन पिछले वाली जो पेड़ है उनको मिलने वाला है। तो ये सिर्फ 2 पेड़, ये इतना छोटा सा काम ऐसे वेस्ट नहीं जाता है ना। तो हम सब लोगों को एज ए नागरिक हमें जिम्मेदारी लेनी ही है। एक चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही थी, चाणक्य ने कहा था, या स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि देश में जो दुर्दशा है ना, वो दुर्जनता के लिए नहीं, सज्जनों की निष्क्रियता जिम्मेदार है ना। दुर्जन तो अपना काम कर लेते हैं, पर सज्जन निष्क्रिय होके बैठे हैं ना, इसकी वजह से देश में दुर्दशा है। तो हम सब लोग जो सज्जन हैं उनको सब एक्शन लेनी है, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीदी कि जैसे हमें कभी कभी लगता है, कोई हमें कुछ बोल देता है कि अरे तू तो अच्छा नहीं है, अरे तू अच्छी है, अरे तूने ये काम अच्छा नहीं किया, तूने ये अच्छा कर दिया, तो हम भी उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं कुछ कुछ सिचुएशन पे। तो वो जो लोग बोलते हैं, हम उस हिसाब से हमें भी परसीव कर लेते हैं, हम अपने आप को भी परसीव कर लेते हैं, तो हमें खुद वो इमोशनली हमें फिर बाद में बहुत डिस्टर्ब करता है। तो इमोशनली भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की लेनी चाहिए, या फिर लोग जैसे बोलते हैं कि हमें वो मानना चाहिए कि हाँ भाई हो सकता है, ये तो नहीं है, मेरी गलती तो नहीं है, कहीं मैंने कुछ खराब तो नहीं कर दिया, कहीं कुछ अच्छा तो नहीं। तो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इमोशंस की भी लेनी चाहिए दीदी। बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे इमोशंस नेगेटिव, या हम दुखी हो रहे हैं, हम गुस्सा हो रहे हैं, हम जो भी हमारे नेगेटिव इमोशंस उठ रहे हैं, इवन पॉजिटिव इमोशंस भी उठ रहे हैं, तो हम किसी के फुटबॉल क्यों बने? लोग तो बोलने वाले हैं, है ना। तो हमें हमारे इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी है, क्योंकि लोगों को हम चेंज नहीं कर सकते। लोग तो बोलने वाले हैं, अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे। ऐसे एक किसी ने बहुत अच्छी सी बात बताई थी कि पूरी दुनिया का कारपेट बदलने से अच्छा है खुद के पैर में चप्पल पहन लो। लोगों के अभिप्राय को हम नहीं बदल सकते हैं, पर हम खुद को, हमारे खुद के इमोशंस को हम बदल सकते हैं। दैट्स इट, हमारे हाथ में वही है ना। तो दीदी इसके वजह से काफी इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट भी हम देखते हैं। कभी डिप्रेशन हो जाता है, कभी वो सेल्फ एस्टीम जो बोलते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो भी नीचे चला जाता है। कोई भी हमें कुछ बोल देता है तो कहीं ना कहीं हमने उनको वो दे के रखा हुआ है कि भाई हाँ आप जैसे बोलो वैसे ही हम बिहेव करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुद ज्यादा फुटबॉल ना बने, राइट? फुटबॉल ना बने, बस अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल हमारे पास रखना है। दैट्स इट। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर लगता है। कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मतलब जैसे कोई भी सोसाइटी में या कहीं पे घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, मुझे मेरे पे जब आता है तो मुझे डर लगता है कि क्या मैं ये पूरा कर पाऊंगा। देखो रिस्पॉन्स, हाँ यस, मतलब जब हमें ऐसे डर लगता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, और फिर भी मन में तो रहता है कि मैं वो कर सकता हूँ, बट वो कितनी बार झिझक रहती है मन में, तो झिझक के कारण हमको
रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाते, तो वो सिचुएशन में क्या करना चाहिए? एक्चुअली क्या है पता है, ये जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए सबसे मेन फैक्टर ये है कि फेल होने का डर है ना, कि मैं फेल हो जाऊंगा तो मुझसे नहीं हो पाएगा तो। पर ये सबसे बड़ा फेलियर है कि वो फेल होने के लिए डरते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वो सबसे बड़ा फेलियर है लाइफ का। क्योंकि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, एक बार फेल होते हैं, पर वो काम भले सक्सेस ना मिले हमें उस काम में, पर डेफिनेटली उस काम से हमें लेसन तो जरूर मिलता है कि उससे अभी नेक्स्ट में हम क्या इम्प्रूव करें, है ना। तो जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये फेल हो गया, क्योंकि उसमें हमें तो कुछ सीखने को डेफिनेटली मिला है ना। तो एक काम फेल होगा या उतनी सक्सेस नहीं मिल पाएगी, फिर धीरे से दूसरा, फिर तीसरा, फिर धीरे आप एक्सपर्ट होते जाओगे। पर आप वही डर के बैठे रहोगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप और ज्यादा फेलर है ना। तो वो सब कुछ चिंता नहीं करनी है, जस्ट डू इट, हमें जस्ट लेना है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसा दीदी आपके साथ भी बहुत बार आया होगा ना, जब कभी आपको कहीं जाना होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने, तो आपको एक अभी सेकंड थॉट्स आते थे दीदी कैसे होगा? हाँ, मैंने जब गुरुदेव ने एक्चुअली कुछ सालों पहले, बहुत सालों पहले गुरुजी ने कहा कि तुम्हें कच्छ में जाना है, तो फिर मैं कच्छ के लिए, वो मेरा नेटिव प्लेस है कच्छ, तो मैं तो खुश हो गई कि चलो मुझे कच्छ में जाना है और कच्छ में कोर्स सिखाने हैं। तो मैं जैसे ही कच्छ में गई कोर्स सिखाने के लिए अपना बैग वगैरह लेके, तो वहाँ पे किसी ने बोला कि दीदी यहाँ पे तो हम फीस नहीं ले सकते हैं कोर्स की, क्योंकि वहाँ पे तो है ना, भूकंप के बाद सब लोगों को फ्री में सीखने की आदत हो गई है, और यहाँ पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज होते हैं। अब उनको नहीं समझ में है कि ये आर्ट ऑफ लिविंग के जो हम कोर्सेज लेते हैं, डोनेशन लेते हैं, उस किस चीज में यूज होते हैं, है ना, समझाना पड़ता है। पर सबने बोला कि दीदी आप मेहनत मत करो, क्योंकि सब लोगों को बहुत ही फ्री की आदत हो गई है। पता है, वहां से बहुत टाइम की बात है ये, वहां से मैंने पहला कोर्स लिया, पहले कोर्स के अंदर 35 पार्टिसिपेंट्स थे वहाँ पे, और सेकंड कोर्स में 25 पार्टिसिपेंट्स, और थर्ड कोर्स में 20-21 कुछ पार्टिसिपेंट्स थे, और तीसरे कोर्स के बाद जब हमने चौथा कोर्स शुरू किया ना, 750 पार्टिसिपेंट्स थे उस कोर्स में। हमें पूरा पंडाल बांधना पड़ा था। तो हम लोग ये सोच के बैठेंगे कि ये नहीं हो पाएगा या कैसे होगा, सिचुएशन ऐसी है, लोग ऐसे हैं, लोग की मेंटालिटी ऐसी है। वो बाहर की घटनाएं कुछ भी मैटर नहीं करती है, अगर हमारा कमिटमेंट और हमारा संकल्प अगर कुछ पक्का है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम चांद पे भी जा सकते हैं। पर कमिटमेंट होना चाहिए कि नहीं, मुझे करना है। और जैसे वो गुरुदेव आई थिंक कुछ यस कोर्स में वो एग्जांपल देते हैं ना, कि एक बाटा कंपनी का जो शोरूम, बाटा कंपनी है ना, तो उसके 2 सेल्समैन को कंपनी ने बाहर भेजा कि आप जाके आओ और पूरी कंट्री में जाके सर्वे करके आओ कि वहाँ पे हम कितने शोरूम खोल सकते हैं। वो गए बाहर, उन्होंने पूरा सर्वे किया और फोन करके बोल रहे बॉस हम यहाँ पे शोरूम नहीं खोल सकते, यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट मत करो। तो बोले क्यों? तो बोले यहाँ पे तो कोई चप्पल ही नहीं पहनता है, हम कितने शोरूम खोलेंगे, हमारे पैसे वेस्ट, कोई चप्पल ही नहीं पहनता है। तो बोले ठीक है आप वापस आ जाओ। फिर दूसरे 2 सेल्समैन को भेजा, दूसरे सेल्समैन ने पूरा सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद उन्होंने बोला कि सर आप जितना भी माल है वहाँ पे भेज दो। बोले क्यों? बोले यहाँ पे तो कोई चप्पल ही नहीं पहन रहा है, यहाँ पे तो हम जितनी चप्पल पहनाना चाहे पहना सकते हैं। तो दोनों सिचुएशन सेम थी, पर किसी ने चैलेंज ले लिया और किसी ने बोला कि है ही नहीं। मतलब जब नो आ जाता है ना, तो ब्लॉक हो जाता है कि अब हो ही नहीं सकता है ना। दीदी तो बस वही चैलेंज लेना है। हाँ यस शामिनी। दीदी आपका हमेशा देखा है आप यस माइंड में ज्यादा रहते हो कुछ भी हो। हाँ बस वही है एक्चुअली। दीदी एक और प्रश्न है कि जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ तो मेरे में कर्ता भाव आ जाता है कि मैंने ये किया, मैंने ये काम किया। तो कर्ता भाव डूअरशिप से कैसे डील किया जाए?
इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है मेरे पास। एक बहुत ही एक सिचुएशन है, मतलब एक गुरुदेव के साथ की एक स्टोरी है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि मैं भी कभी कभी बहुत अच्छा काम होने लगता है ना, तो मुझे भी कभी कभी हो जाता, ओ मैंने किया, मुझसे हुआ। तो ये थोड़ा सा बाय नेचर ह्यूमन नेचर है, तो वो हो ही जाता है कभी कभी, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे मुझे हमारे समाज ने भी कुछ मोमेंट्स दी थी कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फिर हमारे गोधरा से मुझे ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। फिर ऐसी कुछ रोटरी क्लब है, ऐसे कुछ अलग अलग क्लब से ऐसे कुछ बहुत सारे अवार्ड्स मुझे मिले थे। तो एक दिन मुझे लगा कि चलो ना, मुझे इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं तो मुझे गुरुजी को दिखाना चाहिए। तो मैं वो पूरा पैक करके गुरुजी के पास गई बैंगलोर आश्रम। और बैंगलोर आश्रम जाने के बाद मैंने अपॉइंटमेंट लिया गुरुजी से कि गुरुजी को मुझे ये सब बातें करनी है और गुरुजी से ये बात करनी है। तो बोले कि ठीक है, गुरुजी ने अपॉइंटमेंट दे दिया मुझे। और उससे पहले मैं स्वामी ब्रह्मतेज जी मिले मुझे, फिर ब्रिजित भैया मिले, फिर तनुमा मिले। तो सब लोग मुझे रास्ते में मिल रहे थे। तो फिर बोले कहाँ जा रही हो? मैंने कहा गुरुजी के पास, तो ये सब मिला है ना मुझे, तो वो दिखाने के लिए। तो गुरुजी वो बोले अरे यार कविता, तूने तो इतना अच्छा काम किया है, तो गुरुजी बहुत खुश हो जाएंगे। गुरुजी ने तो उन लोगों ने भी मेरे पता नहीं ईगो को बहुत पैम्पर किया या जो भी किया। तो मैं इतनी अपेक्षा के साथ गई थी गुरुजी के पास। और जैसे ही गुरुजी के पास गए हम लोग, और गुरुजी किसी के साथ बात कर रहे थे और मैं बैठी गुरुजी के साइड पे, और गुरुजी किसी इंपॉर्टेंस बात कर रहे थे। तो फिर मैं सुन रही थी उनको। फिर उनका कन्वर्सेशन खत्म हो गया। फिर गुरुजी बोले हाँ बोलो क्या है। फिर मैंने कहा गुरुजी मुझे इस तरह से ना सब लोगों ने अवार्ड दिए हैं, कुछ सम्मान किया है। तो गुरुजी बोले कि हाँ बोलो बोलो। फिर मैंने एक दिया उनको, एक अवार्ड हाथ में दिया, और गुरुजी बोले हाँ हाँ ठीक है, ऐसे करके साइड पे रख दिया। फिर दूसरा लिया तो बोले हाँ हाँ ठीक है। फिर उन्होंने तीसरा देखा ही नहीं मेरी साइड, और फिर सीधा साइड पे रख दिया। और फिर बोले हाँ 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 चलो चलो, अभी लेट हो रहा है। ऐसे करके गुरुजी निकल गए। और फिर मैंने कहा कि मैं इतना सारा काम करके आई हूँ, मैंने इतना सारे अचीवमेंट किया है, वो गुरुजी आप नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा? गुरुजी आपको तो ठीक से देखना चाहिए। तो वो इतनी सारी वो सब बातें चल रही थी और मैं इतनी दुखी। फिर मैंने सब कुछ वापस पैक किया, बैग में वापस गई। फिर भरत भैया बोले, स्वामी जी बोल रहे थे कि क्या हुआ, गुरुजी ने क्या बोला? मैंने कहा गुरुजी ने बोला कि अच्छा ऐसे करके रख दिया। तो भरत भैया भी ऐसे थोड़े से इतना प्यारे हैं, तो भैया भी बोल रहे थे अच्छा गुरुजी भी बहुत बिजी होंगे ना, इसीलिए कोई बात नहीं, गुरुजी ने देख लिया ना। मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर मैंने छोड़ दिया कि चलो ठीक है। फिर वहां से मैं अपने रूम में जा रही थी ना, फिर मुझे वो सब चीजें दिखाई दे रही थी। एक्चुअली मैंने किया क्या है, वो उनकी ग्रेस से हुआ है। अगर नहीं हो मैं 10 साल 15 साल पहले भी कर सकती थी। एक्चुअली उन्होंने मुझे करवाया, मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाया है। तो वो सब चीजें होने के बाद मैं जस्ट रिलैक्स हो गई। और बताए उसके बाद उसके तीसरे दिन मेरे रूम में शिल्पा दीदी है बॉम्बे से, वो बहुत अच्छे सिंगर है, और रोहित भैया उनके हस्बैंड है। तो वो शिल्पा दीदी ने बोला कि मेरा गुरुजी के साथ अपॉइंटमेंट है, मैंने 2 लोगों का नाम लिखाया है, एक नहीं आया, तुझे आना है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल आना है। तो मैं गई उनके साथ, और गुरुजी मेरी तो अपॉइंटमेंट नहीं थी, तो मैं तो पीछे जाके बैठी थी, और गुरुजी बैठे थे यहाँ पे, और शिल्पा दीदी ने कुछ बात करनी थी, वो बात करके वो फ्री हो गए। फिर गुरुजी ने बोला प्रसाद, तो फिर मैं गई गुरुजी के पास, और गुरुजी के सामने मैं प्रसाद लिया। फिर तो सामने गुरुजी के सामने बहुत सारे लोग बैठे थे, और गुरुजी बोल रहे पता है इस कविता ने तो इतने सारा काम किया है, इसको इतने सारे अवार्ड मिले हैं कि और उस टाइम पे मैंने सोचा भी नहीं था कि गुरुजी ये सब कुछ बोलेंगे। बोले इसने तो इतना सारा सेवा किया है, इतनी सारी। और सडनली मैंने कहा कि ये गुरु की महिमा कोई न जाने। क्या सच में अगर उस टाइम बोल देते तो शायद मेरा ईगो और ज्यादा बूस्ट अप हो जाता था, मुझे और ज्यादा मेरे कर्ता भाव में आ जाती। पर एक्चुअली ऐसा है कि हम सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, और भगवान को सिर्फ यही प्रार्थना है कि इस इंस्ट्रूमेंट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। अगर इस इंस्ट्रूमेंट का नहीं करेंगे ना, तो किसी और का करेंगे, उसको जो काम कराना है वो तो कराने ही वाले हैं। तो बस यही है कि हम करता नहीं है, करता कोई और है, बस हम एक माध्यम है, दैट्स इट। वेरी ट्रू। तो ये कैसा था, मतलब कितना ब्यूटीफुल है दीदी कि हम कुछ सोच के जाते, और जब वैसा नहीं है तो हम कितना इफेक्ट हो जाते हैं। और गुरुजी वैसे ही है ना, हमने कुछ सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ होगा,
और देखो एकदम वो टाइम हाँ। पे गुरुजी ने के सामने आपको मतलब सब कुछ दे दिया एकदम। सब कुछ दे दिया अब और सडनली की, और जो जो अपेक्षा रखी थी उससे डबल तारीफ कर दी उन्होंने। वेरी दीदी आई थिंक गुरु जी को पता है कि कब किसको क्या क्या सिखाना है, क्या लेसन वो करना है। आपने वो चीज जो भाव आ रहा था वो ड्रॉप किया और गुरुदेव ने देखो फिर Actually. ड्रॉप दे तो Surrender. एकदम बहुत सही। तो दीदी ऐसी कुछ और जैसे इंसिडेंट था एकदम करीब जैसे, तो वैसा और कुछ इंसिडेंट हम थोड़ा दीदी, और ऐसे कुछ बहुत या कुछ होंगे आपके साथ गुरु स्टोरी। तो दीदी आज एक एक करके वो पिटारा जो है उसको खोल के एक ऐसी बातें। वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज है। एक्चुअली हमारा जीवन ही गुरु स्टोरी है, हम सबका जीवन गुरु स्टोरी है, हम सबका। और ऐसे बहुत सारी, एक्चुअली मैंने ना कुछ सालों पहले मैं हमारे घर में बहुत ही प्रॉब्लम चल रही थी और सब लोग इतने टेंशन में थे कि क्या करेंगे, कैसे होगा, किस तरह से होगा, ऐसी सिचुएशन आ गई है, अब कैसे कर सकते हैं। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं गुरुजी के फोटो के सामने कुछ लेटर लिख के गुरुजी को दे देती थी कि गुरुजी अब आप संभालो, गुरुजी आप करो, क्योंकि कभी कुछ भी हाथ में नहीं है ना, फिर वही एक ऑप्शन रहता है कि गुरुजी आप देख लो। तो जब भी हम डस्टिंग करते हैं ना गुरुजी के फोटो के बाद, गुरुजी के फोटो के पीछे इतनी सारी चिट्ठियां होती है सबकी कि गुरुजी ये कर लो, ये देख लो। तो उस टाइम पे मैंने वो लिखा था कि गुरुजी मेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्लीज ठीक कर दो, सब कुछ घर पे ठीक हो जाए, सब कुछ ये हो जाए। पर सडनली पता है उसके 3-4 महीने के बाद मैं बैंगलोर गई थी और जैसे ही मैं आश्रम में गई और आश्रम के अंदर एडवांस कोर्स चल रहा था, गुरु एडवांस कोर्स, और गुरुजी लास्ट डे एडवांस कोर्स पार्टिसिपेंट्स को मिल रहे थे विशालाक्षी मंडप में। और गुरुजी इतनी सारी भीड़ थी और इतनी सारी भीड़ के अंदर गुरुजी मिल रहे थे। वो बात तो मैं भूल ही गई थी कि मुझे प्रॉब्लम था, क्योंकि वो चला गया था फिर प्रॉब्लम, तो फिर मैं भूल ही गई थी। फिर वो चलते आए और फिर मेरे सामने एक आंटी खड़े थे, तो उनको मैंने पीछे किया और मैं आगे गई, मतलब हम जैसे ही घुस मारते हैं गुरुजी के लिए, तो वैसे मैंने किया। फिर सडनली मुझे याद आया कि नहीं ये लोग तो एडवांस कोर्स पार्टिसिपेंट है, उनको पहले मिलना चाहिए गुरुजी को। फिर मैं पीछे चली गई और उनको मैंने कहा नहीं आप आगे खड़े रहो। फिर जैसे ही गुरुजी मिलते आगे गए और जैसे ही आगे गए गुरुजी ने मेरे सामने पीछे देखा और फिर गुरुजी, मुझे नहीं पता कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं या किसी और को देख रहे हैं, पर गुरुजी ने ऐसे देखा। फिर मुझे लगा कि शायद गुरुजी, फिर मैं आजू बाजू में देखने लगी। फिर गुरुजी बोले यहाँ पे आओ, यहाँ पे। फिर मुझे लगा मुझे ही बुला रहे हैं, तो फिर मैं गई, मैंने कहा गुरुजी मैं, तो बोले हाँ तुम फिर आओ। गुरुजी बोले अब सब कुछ ठीक है, घर पे सब कुछ सेट हो गया। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी क्यों पूछ रहे ये सब कुछ चीजें। और फिर सडनली मैंने कहा हाँ सब कुछ ठीक है। फिर मैंने कहा गुरुजी क्यों पूछ रहे हैं ऐसे कि सब कुछ ठीक है ये वो। और आश्रम के बाद जब मैं घर पे आई और फिर मैंने जब गुरुजी का फोटो ऐसे ही कुछ काम की वजह से मैंने देखा और चिट्ठी खोली, फिर मुझे याद आया कि मैंने तो गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मेरा ये काम करना है और गुरुजी ये प्रॉब्लम है, ये है। मुझे बोले घर पे सब ठीक है। वैसे गुरुजी इतना लंबा चौड़ा नहीं पूछते हैं कि कैसे हैं, सब कुछ ठीक है सब लोगों का ये। फिर मुझे लगा कि सही में यार हम लोग ऐसे सोचते हैं कि गुरुजी को हम अगर पर्सनली बोले तो ही गुरुजी सुनते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, जस्ट आंखें बंद करते हैं और गुरुजी को याद करते हैं, अपनी दिल की बात करते हैं, सच में वो पूरा हो जाता है। और वो तो है ही। और भी बहुत सारी बातें हैं गुरुजी के लिए। और कुछ दीदी और गुरु स्टोरीज तो एक्चुअली मेरी लाइफ में भी ऐसा ही है कि मेरे पेरेंट्स और हमारा जो कल्चर है उसमें इतनी परमिशन नहीं थी आर्ट ऑफ लिविंग की कि बाहर जाए और कुछ करे। फिर भी गुरु की कृपा ही हुई है और मैंने ऐसे कोर्स लेना शुरू कर दिया और समाज वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया और जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हो गए। तो अभी रिसेंटली एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। अभी पालनपुर गुरुजी आए थे इस दिवाली में, शायद पता होगा, है ना। तो पालनपुर में दिवाली में गुरुजी आए और
गुरुजी ने मैं यहाँ से पालनपुर बस से गई थी, क्योंकि यहाँ से हमारे गोधरा से कोई जाने वाले नहीं थे, क्योंकि सब लोग वासद जाते हैं नज़दीक में। तो फिर मैं बस से गई, इतनी लंबी जर्नी, और बस से गई। फिर वहाँ पे गुरुजी से मिले। गुरुजी ने इतना ज़्यादा मुझे ध्यान नहीं दिया, इतना ज़्यादा भाव नहीं दिया। फिर मैं जब वापस आ रही थी, मन इतना खराब कि गुरुजी को मैं बोले, गुरुजी मैं इतना दूर से आपके पास आ रही हूँ, आप थोड़ा सा तो भाव दे दो, इतना दूर। और गुरुजी मिले 2-3 बार, ऐसा नहीं कि गुरुजी जहाँ रुके थे वहां पे भी हम गए, वहां पे भी हम लोग, पर गुरुजी ने कभी देखा नहीं। ठीक है, मतलब हाँ ऐसे करके आशीर्वाद जैसे लोगों को देते हैं, पर गुरुजी ने ठीक से ध्यान नहीं दिया। पर इतना चल रहा था मन में कि गुरुजी आप कभी भी तो लोगों को इतना पैम्पर करते हो, मुझे क्यों नहीं कर रहे हो आप। तो फिर उसके बाद वासद आश्रम में टीचर्स मीट था, और टीचर्स मीट में तो अमेजिंग, कुछ इतना चमत्कार हो गया कि टीचर्स मीट में गुरुजी आए, 1200-1500 टीचर थे, और गुरुजी आके बैठे और गुरुजी बोले, बोलो सब कैसा चल रहा है आप लोगों का, ये वो ऐसे करते करते बोले। गुरुजी पूछ रहे थे। फिर मैं साइड पे खड़ी थी, तो गुरुजी ने मैंने गुरुजी को पूछा, गुरुजी जैसे हम बाहर जाते हैं, हम लोगों को इतना प्राउडली बोलते हैं कि श्री श्री रविशंकर जी हमारे गुरुदेव हैं, आप ऐसे आशीर्वाद दो कि आप भी एक दिन प्राउडली बोलो कि ये सब मेरे टीचर है। तो गुरुजी बोल रहे हैं, बाद में क्या, मैं तो अभी बोलता हूँ कि तुम मेरी टीचर हो, कविता मेरी टीचर है, और तुम तो इतना अच्छा काम करती हो। तो आप थे ना वहाँ पे? हाँ। और गुरुजी इतना बोले, इतना मस्त बोले ना गुरुजी। तो मुझे लग रहा है कि वो जैसे पहले हुआ था कि जैसे हम जो सोच के जाते हैं ना, गुरु की महिमा कोई न जाने। गुरु हमारे लिए जो करते हैं ना, मुझे लगता है कि कभी भाव नहीं भी देते हैं ना, वो भी हमारे लिए एक्चुअली सही है। दीदी लास्ट ईयर में मुझे याद है गुरुदेव ने आपको बोला था, जो आप समाज में काम करते हैं तब टीचर्स मीट में भी रिमेम्बर, लास्ट ईयर भी बोले थे आपको। हाँ, गुरुजी से कुछ पूछ रहे थे, कड़वा पाटीदार, लेवा पाटीदार, 2 पाटीदार होते हैं, ऐसे कुछ मस्ती कर रहे थे। और फिर गुरुजी ये भी बोल रहे थे, पाटीदार तो कड़वे नहीं होते, वो तो मीठे होते हैं, ऐसे कुछ बोल रहे थे है ना। पर मेरा यस यामिनी बोलो। प्लीज बोलिए। बस यही है कि मैं ना, सिर्फ मेरे इंस्पिरेशन है ना गुरुदेव है। मैं गुरुदेव को देखती हूँ, वो इतनी सेवा, इतने 24 घंटे इतना काम करते हैं कि ऐसा लगता है कि उनके 1% भी अगर हम हो जाए ना, तो बस हो गया हमारा काम, हमारा जीवन सार्थक है। तो बस हमें गुरुदेव की जैसे बनना है। हमें 3 S दिए हैं ना गुरुदेव को ने, साधना, सेवा और सत्संग। और सेवा एक ऐसी चीज है ना कि ऐसा लगता है कि ये शरीर जो मिला है ना, उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने देना है, है ना। खत्म, फिर पता नहीं कल बुलावा आ जाए ऊपर वाले का और कल चलना पड़े हमें, तो ऐसा लगे कि नहीं, चलो हमने इस शरीर से जो भी इस जर्नी की है उसमें हमने हमारा बेस्ट दिया है लोगों के लिए। और ये तो बात ट्रू है ही दीदी, जो भी आर्ट ऑफ लिविंग है, तो हम सब यही सोचते हैं कि अगर ये 5 पे नहीं होते आज हम, तो आज कहाँ होते। मतलब हम भी आज अपने आप को देखते तो कैसा लगता है यार, क्या कर रहे होते अभी हम। मतलब एक गुरु के मार्ग पे चल के ही हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। मतलब आप देखो दीदी, हर जगह पे नया है, समथिंग, ऑलवेज देयर इज समथिंग न्यू। अभी जैसे गुरुजी 2 बार मेडिटेशन करवा रहे, तो मैं तो यही सोचता हूँ कि गुरुजी इतना सारा ध्यान कहाँ से लेके आ रहे हैं। रोज सुबह अलग, शाम को अलग, और एवरीडे न्यू मेडिटेशन, एवरीडे न्यू। और आप